अमेज़न नदी, नाव और दोनों तरफ घना जंगल। चारों तरफ खामोशी है और सिर्फ इंजन की आवाज आ रही है। आप पेरू के गाइड की गंभीर निगाहों के बीच हैरान परेशान चारों तरफ देख ही रहे होते हैं कि अचानक वह आदमी मुस्कुराता है और सामने की तरफ इशारा करता है। लीजिए पहुंच गए। आप आखिरकार इक्विटॉस पहुंच चुके हैं। ये शहर अमेज़न रेन फॉरेस्ट की गहराई में छिपा हुआ है। एक तरफ इक्विटॉस पानी से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ जहां तक नजर जा सकती है घना अभेद्य रेन फॉरेस्ट नजर आता है, जिससे इस शहर तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले आपको पेरू की राजधानी लीमा के लिए फ्लाइट लेनी होगी, जो एक खुशदिल तटीय शहर है। वहां से आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट के केंद्र में पहुंचने से पहले पेरू के विशाल खुरदरे पहाड़ों से होते हुए बस से सफर करेंगे। 3 दिन बस से सफर करने के बाद आप एक छोटे शहर पहुंचेंगे, जहां रोड अचानक खत्म हो जाती है। 360 वर्ग किलोमीटर से अधिक में इक्विटॉस दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शहर है, जहां सड़क से नहीं पहुंचा जा सकता है। आप अभी भी इक्विटॉस से 320 किलोमीटर दूर हैं। लीमा से निकलने के 5 दिन बाद इस सुदूर शहर में पहुंचने से पहले आप गर्म नम अमेज़न नदी के किनारे नाव की सवारी करेंगे। जब आप शहर पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि ज्यादातर घर लकड़ी के लंबे लट्ठों पर बने हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वसंत के मौसम में इक्विटॉस के आसपास की नदी में पानी भर जाता है, जिससे शहर के कुछ हिस्से पानी में डूब जाते हैं। इसलिए इक्विटॉस को अमेज़न का वेनिस भी कहा जाता है। लट्ठों पर बने घर इतने ऊंचे होते हैं कि वह अमेज़न नदी के मटमैले पानी से बच सकें। आपको शहर के चारों तरफ तेज शोर सुनाई देता है। ऐसा लगता है जैसे बाइक चलाने वालों की कोई गैंग आ गई है। असली में यह तिपहिया फटफटियां हैं। इक्विटॉस में बहुत कम कारें हैं। इसके बजाय यहाँ मोटरसाइकिल चलती है, जिसमें छोटा पैसेंजर केबिन लगा हुआ होता है। इक्विटॉस में इस तरह की आवाज करने वाली 45,000 फटफटियां हैं, जिससे शहर में काफी शोर रहता है। सबसे सुनसान जगहों के लिए आपका सफर अभी बस शुरू ही हुआ है। अब आप नॉर्वे का रुख करते हैं और राजधानी शहर ओस्लो पहुंचते हैं। तुरंत आप एक और जहाज में चढ़ते हैं। 3 घंटे की फ्लाइट के बाद आप दुनिया के सबसे उत्तरी पब्लिक एयरपोर्ट लॉन्गीआर्बियन पहुंचते हैं। आप बर्फीली पहाड़ियों से ढके छोटे और रंगीन शहर को देखने के लिए प्लेन से उतरते हैं। इससे आगे उत्तर में कोई आबादी नहीं है। लॉन्गीआर्बियन का मतलब द लॉन्ग टाउन है, जिसका नाम इसके अमेरिकी संस्थापक जॉन लॉन्गियर के नाम पर रखा गया है। आप इस छोटे शहर के तट के किनारे टहलते हैं। पानी सुंदर क्रिस्टल ब्लू है। आप इसे टेस्ट करने के लिए इसमें अपना पैर डुबोते हैं। आउच! ये एक बुरा फैसला था। यहाँ के पानी का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे यह काफी ठंडा हो जाता है। थोड़ी दूरी पर आपको एक सफेद जीव नजर आता है। अरे, ये तो पोलर बेयर है। बल्कि यहाँ तो इनका पूरा ग्रुप है। लॉन्गीआर्बियन में इंसानों से ज्यादा पोलर बेयर हैं। यहाँ इंसानों की तादाद 2300 है और पोलर बेयर की लगभग 3000 है। आखिरकार सूरज ढलता है। आप एक कंबल लेकर नॉर्दर्न लाइट्स का खूबसूरत नजारा देखने के लिए बैठ जाते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप मिस्र के रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी में चल रहे हैं। आप मीलों, घंटों, यहाँ तक कि कई दिनों से चल रहे हैं। आपको पानी, हरियाली और आराम करने की जगह की तलाश है। तभी अचानक आपको जैतून के पेड़, ताड़ के पेड़ और यहाँ तक कि ताजे पानी के झरनों के साथ एक छोटी सी बस्ती नजर आती है। यह गर्मी से पैदा हुई मृगमरीचिका नहीं है, बल्कि यह सीवा ओएसिस है। यह मिस्र का एक शहर है जिसमें 23,000 लोग रहते हैं और ये प्रकृति का चमत्कार है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पहले मिस्र की राजधानी कायरो के लिए फ्लाइट लेनी होगी। उसके बाद आप वीरान रेगिस्तान में एक लंबी और थका देने वाली बस की सवारी करेंगे। जैसे ही आप रेत के बीच में थोड़ी हरियाली देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप सीवा ओएसिस पहुंच चुके हैं। झरनों के ठंडे पानी में तरोताजा होने के बाद आप शहर को और अधिक एक्सप्लोर करने का फैसला करते हैं और प्राचीन खंडहरों के बीच आप पहुंचते हैं। यह शहर 10,000 ईसा पूर्व से अस्तित्व में है और यहाँ आज भी कई ऐतिहासिक अवशेष पाए जा सकते हैं। इन खंडहरों के बीच आपको कुछ आधुनिक इमारतें नजर आती हैं। यह वो जगह है जहाँ पर आधुनिक सिवी लोग रहते हैं। आप कुछ सिवी लोगों के साथ समय बिताते हैं, जो मिस्रियों का एक दोस्ताना और अनूठा समुदाय है। वह आपको सीवा के बारे में सब कुछ बताते हैं।
सीवा ओएसिस सहारा रेगिस्तान के बीच में है और अपने हार्श क्लाइमेट की वजह से यह दुनिया के सबसे सुदूर शहरों में से एक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हवा कितनी ड्राई है और धूप कितनी तेज है। यहाँ 48 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी हो सकती है। यह गर्मी सीवा ओएसिस को रहने के लिए एक मुश्किल जगह बना देती है। अब थोड़ी बेहतर जलवायु की यात्रा करते हैं। आप उत्तर पूर्व का रुख करते हैं और रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचते हैं। वहां से आप और पूर्व की तरफ जाने के लिए एक और फ्लाइट लेते हैं और रूस में काफी अंदर तक सफर करते हैं। यहाँ तक कि मॉस्को की तुलना में अलास्का आपके ज्यादा करीब हो जाता है। अब आप पहुंच चुके हैं पेट्रोपाव्लोस्क, जिसका मतलब है पीटर और पॉल का शहर। सबसे पहले आप शहर के चारों तरफ विशाल पहाड़ देखते हैं, जिन्होंने इस शहर को बाकी दुनिया से काट दिया है। यह पहाड़ असल में ज्वालामुखी हैं। रूस के इस सुदूर पूर्वी हिस्से में 300 से अधिक ज्वालामुखी हैं, जिनमें 29 सक्रिय हैं। इन ज्वालामुखियों की वजह से पेट्रोपाव्लोस्क के लिए कोई सड़क नहीं है। इस शहर के लिए सप्लाई फ्लाइट और नाव से पहुंचाई जाती है। अब आप ज्वालामुखियों से दूर नीले झिलमिलाते समुद्र को देखने के लिए निकल जाते हैं। पानी देखने में अच्छा लग रहा है तो आप नीचे समुद्र तट की तरफ चल देते हैं, जहां आपको सील का एक समूह रेत पर धूप सेकते हुए नजर आता है। पेट्रोपाव्लोस्क में अविश्वसनीय रूप से विविध प्रकार की वाइल्ड लाइफ है। किनारे से कुछ ही दूरी पर आप व्हेल को पानी में अपना फिन बाहर निकालते हुए देख सकते हैं। आप शहर के विविध नजारों को एक्सप्लोर करते हैं। आप शहर के एक स्काई रिजॉर्ट में जाते हैं और स्लोप्स पर अपना सारा दिन बिताते हैं। फिर आप शहर के कई ज्वालामुखियों में से एक के बेस पर एक चट्टानी रास्ते पर चढ़ते हैं। अंत में आप शहर के मशहूर थ्री ब्रदर्स रॉक फॉर्मेशन को देखने के लिए द्वीप के चारों ओर नाव की एक आरामदायक यात्रा करते हैं। यहाँ की खूबसूरती से प्रेरित होकर आप एक दूसरी ज्वालामुखी भूमि चिली के ईस्टर लैंड की यात्रा करते हैं। इस द्वीप में कोई बंदरगाह नहीं है और इस रिमोट लैंड के लिए केवल एक ही एयरलाइन चलती है। तो आप पूरा दिन सफर करके सैंटियागो चिली पहुँचते हैं। फिर आप ईस्टर द्वीप पहुँचने के लिए एक छोटे जहाज पर चढ़ते हैं। आप इस बंजर द्वीप की ऊंची चट्टानों पर चढ़ते हैं और इसके मशहूर स्मारकों पर पहुंचते हैं। यह इंसानी सिर की विशाल रहस्यमयी मूर्तियां हैं। इन्हें मोआ कहा जाता है और इन्हें लगभग 800 साल पहले स्थानीय लोगों ने उकेरा था। आप अपने पैरों के नीचे देखते हैं। आपको धरती काफी ड्राई महसूस होती है। ईस्टर द्वीप में 3 प्राचीन ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी मिट्टी की वजह से यहाँ पर फसलें और वनस्पतियाँ काफी मुश्किल से उग पाती हैं। सैकड़ों साल पहले शहर के कई पेड़ों को पत्थर की स्मारकों को बनाने के लिए साफ कर दिया गया था, जिसकी वजह से द्वीप आज इतना खाली दिखता है। आप ईस्टर द्वीप से 1100 मील पश्चिम की तरफ नाव की सवारी शुरू करते हैं। आप प्रशांत महासागर में तैरती एक छोटी हरी भरी जगह पर पहुंचते हैं। यह पिटकैरन द्वीप है। आपको याद होगा कि इस जगह ने द म्यूटिनी ऑन द बाउंटी में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। आप नाव से उतरते हैं और द्वीप के केंद्र एडम्स टाउन तक पहुंचने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जहां इसके 43 निवासी रहते हैं। एडम्स टाउन तक पहुंचने के लिए आप हिल ऑफ डिफिकल्टी पर चढ़ते हैं, जो द्वीप के टॉप तक पहुंचने के लिए एक 200 फुट की खड़ी और पथरीली चढ़ाई है। यहाँ पहुंचने के बाद आप इस जगह की विविध और अनूठी प्रकृति को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पिटकैरन द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री रिजर्व है। आप यहाँ स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं और हर तरह की मछलियों के साथ तैर सकते हैं। आप यहाँ शानदार मूंगे की चट्टानों को भी देख सकते हैं। यहाँ तक कि आपको यहाँ दुर्लभ हम्पबैक व्हेल भी देखने को मिल सकती है। ओल्ड वाइल्ड वेस्ट के शानदार दिनों को याद करते हुए आप सुपाई एरिज़ोना का सफर करने का फैसला करते हैं। इस मूल अमेरिकी बस्ती और अतीत तक पहुंचने के लिए आप अमेरिका के मशहूर रूट 66 के सफर पर निकल पड़ते हैं। आप रुक जाते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है। फिर आप सुपाई तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर तक पैदल सफर करते हैं। आप लगभग 3000 फीट गहरे ग्रैंड कैनियन से नीचे उतरते हैं। आप घाटी की चट्टानों पर फैले एक शानदार झरने के सामने आते हैं। यह एक मशहूर पर्यटन स्थल हेवसू फॉल्स है, जो अपने चमकीले नीले हरे पानी के लिए प्रसिद्ध है। एक और मील पैदल चलने के बाद आप आखिरकार सुपाई पहुंच जाते हैं। इस छोटे से शहर में हवा सुपाई इंडियन जनजाति के लगभग 200 से भी अधिक सदस्य रहते हैं। इसे अक्सर अमेरिका के सबसे दूरस्थ शहर के रूप में माना जाता है। अपनी बाईं ओर आपको कई खच्चर अपनी पीठ पर पैकेज के साथ शहर की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। इस बस्ती तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है,
इसलिए खच्चर ट्रेन से डाक पहुंचाई जाती है। इसके बिना इस रास्ते को तय करने में औसत मेल वाहक को 16 घंटे लगते हैं। इस जगह पर पैदल घूमने से आपको कई ऊंचे नीले झरने देखने को मिलते हैं। ग्रैंड कैनियन की अछूती प्रकृति और शानदार नजारे लंबी पैदल यात्रा को सार्थक बनाते हैं। एक सुंदर सूर्यास्त के बाद रात होती है और मीलों तक रोशनी का नामो निशान नहीं होता। आसमान में चमकने वाले अनगिनत सितारों से धरती जगमगाने लगती है।